हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग में ना डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट को आज पूरे डिस्कस करेंगे। बहुत आज बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और बाकी अगर आपने अभी तक और वीडियोस इसकी नहीं देखी है आपने, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग की। वहाँ प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख के अपना टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो आप। और साथ ही साथ इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, नोट्स वहीं से आपको डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, पहले आपको मीनिंग पढ़ना है। यहाँ पर इंट्रोडक्ट, जब भी आपका क्वेश्चन आ गया अगर आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करो, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मीनिंग ऐसे लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखना है या ये मीनिंग ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और देखो, इतना बढ़िया मटेरियल आपके सामने है, ये बुक से यहाँ से आप लिख सकते हो। तो देखो क्या लिखा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एक बहुत बड़ा टर्म है, आपको पता ना। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये जो प्लेस वाला पार्ट है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ये है वो। प्रोडक्ट आपने अच्छा बना लिया, प्राइस भी अच्छा रख लिया, प्रमोशन भी कर रहे हो, लेकिन प्लेस यानी कि उस जगह पे सामान नहीं पहुंच पा रहा है जहां पर कंज्यूमर रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मार्केटिंग मिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू प्लेस। तो मेजर टास्क क्या होता है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचाना। वो कैसे होगा, तो इसलिए ये चीज होती है। तो द सीरीज ऑफ एक्टिविटीज थ्रू विच राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल एट द प्लेस वेयर डिमांड एग्जिस्ट। यानी कि जहां पर सही प्रोडक्ट को पहुंचाना, उस जगह पे। प्लेस का मतलब उस जगह पे जहां पर डिमांड क्रिएट हुआ है, जहां कस्टमर चाह रहा है, उस सारे प्रोसेस को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, माल को ट्रांसपोर्ट करवाना। वेयर हाउसिंग आ जाता है, वेयर हाउस में रखवाना। इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, सब कुछ आता है इसके अंदर। ठीक है, इस ये आपका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देता है। क्यों, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका लिंक क्रिएट करता है। फिजिकल को कह रहा है ये, फिजिकल मतलब क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना हम, सर्विस को थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिजिकल इसलिए कह रहे हैं। तो यहां पर और पढ़ सकते हो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आपका दो यूटिलिटी क्रिएट होती है: टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी। मतलब कि जब आप गुड्स को स्टोर करते हो एक जगह पे, उसे टाइम यूटिलिटी बोलते हैं। वेयर हाउसिंग की वजह से होता है वो। तो वेयर हाउसिंग से क्या होती है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। टाइम का यूटिलिटी का मतलब आप टाइम क्रिएट कर देते हो। यूटिलिटी का मतलब वहां पर प्रोडक्ट स्टोर रहता है, सही तरीके से होल्डिंग कर लेते हो प्रोडक्ट को। प्रोडक्शन, फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल देयर कंजम्पशन, जब तक कंजम्पशन नहीं होगी वो उस टाइम तक प्रोडक्ट होल्ड रहेगा। वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर देता है। यानी कि आपका टाइम से आपको बचाता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या कुछ प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा, तो वो बचा देता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी से आपका प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है। मतलब कि इससे आपका प्रोडक्ट एक्चुअली पहुंचता है। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या था कि आपका प्रोडक्ट सही रहेगा, जब तक नहीं बिकता तब तक, उस टाइम तक प्रोडक्ट वहीं पे सेफ रहेगा। प्लेस यूटिलिटी का मतलब कि वो प्लेस आपका क्रिएट करता है, यानी कि जगह तक पहुंचाता है जहां पर कस्टमर रहता है, उस जगह तक पहुंचाता है। तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी। तो यही तो आपका प्लेस से पहुंचाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये समझ आ गया यहां तक बात। आगे बढ़े। अब देखो डेफिनेशन समझ लो, तो यहां से फिलिप कोटलर का डेफिनेशन लिख सकते हो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो। प्लानिंग करना, इंप्लीमेंट करना, कंट्रोल करना फिजिकल फ्लो फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ यूज। यानी कि जहां से प्रोडक्ट बना और वहां पर जहां पर यूज होने वाला है, वहां तक पहुंचाना, उसी को बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या क्या आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में: वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये आप पढ़ चुके हो पहले पैकेजिंग का। इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑर्डर प्रोसेसिंग आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन तो आएगा ही आएगा। हैंडलिंग करना फिनिश गुड्स की, रिकॉर्ड मेंटेन करना, कस्टमर सर्विस और शिकायतें को लेना, ये सब चीज आती है इसके अंदर। करेक्टरिस्टिक की बात करो तो जैसे आपको पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यूटिलिटी क्रिएट करता है टाइम और प्लेस। जब प्रोडक्ट को आप स्टोर करते हो तो वहां पर
टाइम यूटिलिटी क्रेडिट होते हैं, यानी कि जब तक नहीं बिकेगा। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय टाइम? टाइम का मतलब ये है कि जब तक नहीं बिक रहा, जिस टाइम तक, सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि से कंजम्पशन की, कंजम्पशन, जब तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचता वहां तक जहां पर वो कंजम्पशन होनी है, तब तक, उस टाइम तक, वो टाइम आपका क्रिएट कर देता है वेयर हाउस। वेयर हाउसिंग आपका टाइम कर देखिए, 2 महीने टाइम क्रिएट कर दिया। कंजम्पशन जब तक नहीं होगा तब तक यहीं पड़ जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी प्लेस क्रिएटिविटी की, यानी कि जगह तक पहुंचाने का काम करता है, और ये टाइम तक आपका टाइम आपको बढ़ाता है। ठीक है, ये टाइम क्रिएट करता है, यानी कि 1 महीना 2 महीना पड़ा रहेगा, ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। सर्विस ऑफ इंटरमीडियरी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होता। आपको बहुत सारे इंटरमीडिएट लगते हैं, होलसेलर भी चाहिए कभी कभार, रिटेलर भी लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस कंपनी बीच में आ जाती है, बहुत सारे लोग बीच में लगते हैं, डायरेक्ट नहीं होता। ये नहीं कि प्रोडक्शन से सीधा आप डायरेक्ट जाओगे कंज्यूमर के घर में, नहीं। बीच में बहुत सारे कई बार इंटरमीडियरी आते हैं, दल्ले बीच में आते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारी चीजें आती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग भी आता है, कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करनी पड़ती है, सब कुछ आता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जो होता है इसमें, क्योंकि आप इसमें कोशिश करते हो कि सही प्रोडक्ट को सही प्लेस पे सही टाइम पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना, वेयर हाउसिंग से टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो ज्यादा टाइम ना क्रिएट हो, वो आपका वेयर हाउसिंग का फंक्शन होता है। सही टाइम पे पहुंचाना, मिनिमम कॉस्ट पे, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छी डेफिनेशन भी है। ठीक है ना, ये चीज है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिएशन ऑफ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है कहां से, वेयर हाउसिंग से, और वहां से, और वो क्रिएट होते हैं देखो वहां से। ठीक है, स्टोरेज फंक्शन से आप क्या करते हो, आपका प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हो तभी जब डिमांड होगी। ठीक है ना, इसलिए तो आपका टाइम क्रिएट करवाते हो। रिडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को आप रिडक्शन करवाते हो, क्योंकि आप यही कोशिश करते हो कि सही तरीके डिस्ट्रीब्यूट हो, वेस्टेज कम से कम हो, ऑर्डर की कॉस्ट कम से कम आए, वेयर हाउस को ऐसे स्टोर करवाया जाए कि वहां पर ज्यादा देर तक सामान पड़ा ना रहे। ज्यादा देर तक सामान पड़ा रहेगा तो खर्चा ज्यादा लगेगा, इसलिए टाइम कम से कम वहां लगे डिस्ट्रीब्यूट कराने का। प्राइस फ्लक्चुएशन से बचा रहता है वो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हो, इफ एनी पॉइंट ऑफ सेव टाइम, सप्लाई अगर ज्यादा है आपके पास तो वहीं पे आप क्या करते हो, एडिशनल सप्लाई स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज। सपोज करो कि आपके पास सप्लाई बहुत ज्यादा पड़ी है, हार्वेस्टिंग सीजन हो गया या कभी, तो आप क्या करते हो, एडिशनल सप्लाई को स्टोर कर देते हो वेयर हाउस में, ताकि ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट खराब हो जाए। स्टोर करे हुआ क्या होता है, फिर आप रिलीज करते हो, जल्दी से जल्दी रिलीज करते हो वेयर हाउसिंग से, क्योंकि वेयर हाउस से ही आपको खर्चा आता है। तो इससे क्या होता है कि आपका प्राइस घटता बढ़ता नहीं है। प्राइस तब घटेगा बढ़ेगा जब आपका प्रोडक्ट वेस्टेज हो गया है, सप्लाई बहुत ही कम पड़ी है, तो क्या करोगे, आप सस्ते बेच दोगे। या सप्लाई बहुत ही ज्यादा है तो महंगे बेचने की कोशिश करोगे। तो इससे यही करती है आप, अगर ज्यादा भी सप्लाई होगी ना, तो तब भी वो आप क्या करोगे, वेयर हाउस में स्टोर कर दोगे। ये नहीं कि जब टाइम होगा सब सेल करने का तभी सेल करोगे, ये जल्दबाजी में सेल करोगे तब प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। ये तो आपको पता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा यार जब आप सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सही टाइम पे आएगा। जैसे कि अमेजोन क्या कर रहा है, बहुत जल्दी डिलीवर करता है, वो उसका काम यही है, जितना जल्दी डिलीवर होगा उतना कम जल्दी, उतना जल्दी आपका सेल्स आपका बढ़ेगी और आपका कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो सेल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब डिमांड होगी तभी आप बेचोगे। जैसे पेरिशेबल आइटम कुछ होती है, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स, अब यहाँ पर बहुत जरूरी है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सही से करना, क्योंकि अगर गलत टाइम पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये सारा सामान खराब हो जाएगा। तो जैसे ही सप्लाई आपके पास ज्यादा होती है तो आप उसको सप्लाई को स्टोर करते हो ताकि खराब ना हो। फिर रिलीज तब करते हो जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, तब आप रिलीज करते हो। ये नहीं कि रिलीज तो कर दिया और बिक ही नहीं रहा है सामान, और बिक नहीं रहा है तो खराब हो जाएगा फिर। तो इसलिए वेयर हाउस बहुत जरूरी है। कंपटीशन को फेस करते हो क्योंकि आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट घटाते हो, प्राइस घटता है इससे आपका प्रोडक्ट का, जितना ज्यादा प्राइस घटेगा उतना ज्यादा आप सेल ज्यादा करोगे, मार्केट शेयर बढ़ेगा। यही है। आउटसोर्सिंग की आप हेल्प लेते हो कई बार बहुत सारी चीजों की, क्योंकि आपको क्या चाहिए, बाहर के लोगों की मदद चाहिए कई बार, इनपुट चाहिए, स्पेयर पार्ट चाहिए। आउटसाइड सोर्सेज से हो सकता है कि आप बहुत सारे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आप करवाते हो। लॉजिस्टिक होता है ना कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक ही कहते हैं उसे, जिसमें आप बहुत सारे रिस्क रिलेटेड होता है आउटसोर्सिंग का।
और आउटसोर्सिंग क्या होती है, जैसे कि आप कई बार स्पेयर पार्ट्स बाहर से मंगा रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई बाहर की कंट्री से आप स्पेयर पार्ट मंगा रहे हो, आप कई बार रॉ मटेरियल बाहर से मंगा रहे हो सकता है कुछ सस्ता पड़ जाए, कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे चाइना से माल मंगा रहे हैं हम इंडिया में, मान लो। अब वो रिस्क होता है, कई बार अगर टाइम पे माल नहीं आया और आपके पास डिमांड है उस माल की, तो क्या होगा कि वो प्रोडक्ट आपका फिर बिक नहीं पाएगा, आप लेट अगर आपका प्रोडक्ट आ रहा है। तो आउटसोर्सिंग से अगर आप करवा रहे हो आप, तो आउटसोर्सिंग से रिस्क रहता है कि जल्दी हो सकता है टाइम पे ना आए आपके पास, ठीक है ना, ये चीज प्रॉब्लम आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें, यहाँ तक बिल्कुल सही है, करेक्टरिस्टिक सारे समझ में आ गए, इंपॉर्टेंस समझ ली हमने कि टाइम प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन कौन करती है, प्राइस फ्लक्चुएशन बच सकता है, क्योंकि आप क्या करते हो जब एक्सेस सप्लाई होती है तो उसको वहीं पे स्टोर कर लेते हो, और रिलीज तभी करते हो जब डिमांड होती है, इससे क्या होता है कि प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करता। ये सब समझ में आ गया। अब देखो मैनेजमेंट समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मैनेजमेंट कैसे होती है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पहले है क्या, जब आप कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप डायरेक्ट कई बार बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है। ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरीज आते हैं। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है बट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे बीच में मिडल मैन आते हैं, वो मदद करते हैं पहुंचाने के लिए। अब वो मिडल मैन काफी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आप देखो, पहले आप डेफिनेशन पढ़ लो यहाँ से, विलियम जे सेंटर ने लिखी हुई है, अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रोडक्ट इज द रूट टेकन बाय द टाइटल ऑफ द प्रोडक्ट। रूट एक बनाना कि प्रोडक्ट का टाइटल, एज दिस प्रोडक्ट मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल यूजर, कि जब ये प्रोड्यूसर से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम रूट बनाते हैं उसे बोलते हैं चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये इतने सारे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक होता है जीरो लेवल पे, यानी कि कोई बीच में इंटरमीडिएट नहीं है, सीधे डायरेक्ट, इसे बोलते हैं डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इससे प्रोडक्ट सस्ते में पहुंचता है, जैसे कि अगर मान लो 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया और आप 120 रुपए का बेचना चाहते हो मैन्युफैक्चर, तो 120 रुपए का ही कंज्यूमर को पड़ेगा। लेकिन एक होता है वन लेवल, जिसमें आप पहले रिटेलर को बेचते हो। रिटेलर आप देखते हो ना, दुकानदार होते हैं छोटे मोटे, आप मोहल्लों में जाओगे दुकानदार बनी दुकानदार में प्रोडक्ट खरीदते हो, उसे रिटेलर ही बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो 120 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बेचना चाहता है, बट वो रिटेलर अपना मार्जिन जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, तो हो सकता है कि आपको 140 का बेचे, 140 का पड़ेगा फिर कंज्यूमर को। तो सबसे सस्ता पड़ता है कंज्यूमर को जब डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर एक और होता है कि या तो आप सीधा पहले होलसेलर को बेचते हो और होलसेलर सीधा कंज्यूमर को बेच रहा है, यहां पर ही वही है, मान लो 140 का बेच रहा है वो, ठीक है। अब एक होता है टू लेवल, फिर टू लेवल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर पहले बेचेगा होलसेलर को, फिर रिटेलर को, फिर आगे रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है, ये सबसे प्रेफर चैनल होता है। मैन्युफैक्चर क्या होता है, बल्क में सामान पहले बेचता है, बहुत सारा सामान, क्योंकि सीधा कंज्यूमर बल्क में नहीं खरीदता ना, मैन्युफैक्चर तो बहुत सारा सामान बनाएगा, तो वो कौन खरीदेगा, होलसेलर। तो होलसेलर खरीदेगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर मान लो खरीद रहा है 140 का, आगे बेचेगा 160 का, तो यहाँ पर कंज्यूमर को थोड़ा महंगा पड़ेगा सामान, लेकिन ऐसे ही पड़ना पड़ता है। एक होता है मल्टी लेवल, जिसमें कुछ पहले मैन्युफैक्चर एजेंट को बेचते हैं, एजेंट ज्यादा अच्छे से काम करते हैं होलसेलर को बेचने के लिए, तो एजेंट आगे होलसेलर को बेचेगा, फिर रिटेलर को, फिर कंज्यूमर को, तो यहाँ थोड़ा और महंगा पड़ेगा प्रोडक्ट। तो जितना ज्यादा आप इंटरमीडिएट जोड़ते रहोगे बीच में कंज्यूमर को, उतना ही प्रोडक्ट महंगा पड़ता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की, कैसे करेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो यहाँ पर फ्लो ऑफ गुड्स, इससे गुड्स और सर्विस फ्लो होते हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। सर्विस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कई कई बार करना पड़ता है आपको, वो कैसे मर्जी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी। कंपोनेंट क्या क्या है, बहुत सारे आते हैं, होलसेलर आ सकता है, रिटेलर, कंज्यूमर, ठीक है, सॉरी कंज्यूमर नहीं, एजेंट्स। फंक्शन क्या क्या है, बहुत सारे फंक्शन इसमें होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है वो, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, सब कुछ चीजें होती है इसके अंदर। रेमुनरेशन देनी पड़ती है कई बार आपको, एजेंट्स को, अगर आप एजेंट से आप करवा दे तो कमीशन या प्रॉफिट देना पड़ेगा, ब्रोकर भी एजेंट है कुछ। कम्युनिकेशन हो जाती है आपकी, क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो प्रोड्यूसर और एंड यूजर के बीच में कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो दे कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। जो मार्केट इंटरमीडिएट होते हैं वो एंड यूजर तक अपने जितने भी आपका कम्युनिकेशन है वो पहुंचाते हैं, और वो कंज्यूमर की फीडबैक भी बताते हैं कि कंज्यूमर को ये शिकायत आ रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में। सपोर्ट ऑफ मार्केट इंटरमीडिएट, मार्केट इंटरमीडिएट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, वेयर हाउसेज,
तो ये सारे मदद करते हैं आपको प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, अगर वरना क्या होगा, प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाएगा सही से। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं फंक्शन। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? बड़ा सिंपल सा फंक्शन है, जैसे मेरे को बताया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं प्रोडक्ट तक, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं वो, कम्युनिकेशन पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई इंसेंटिव निकाला है, कोई प्रमोशन निकाला, कि मान लो कि आपने कहा कि बाय वन गेट वन फ्री, अब ये स्कीम पहुंचानी है, तो इंटरमीडियरी जो होते हैं ना, बीच वाले, वो ज्यादा अच्छे से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। समझ आ गई बात? उनको ज्यादा पता है कि कंज्यूमर को क्या पसंद है क्या नहीं। प्रमोशन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो, बहुत बार अट्रैक्टिव डिस्प्ले करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार, अब स्मार्ट पॉइंट खुला हुआ है बहुत जगह पे, है ना, आपके शहर में शायद होगा स्मार्ट पॉइंट। तो ये बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा बिकवाते हैं वो, उनका कंज्यूम मैन्युफैक्चरर का, नए नए प्रोडक्ट भी बिकवा देते हैं। वाइडर चॉइस मिलती है कंज्यूमर को, क्योंकि रिटेलर के पास क्या होता है, जब कंज्यूमर रिटेलर से खरीदते हैं, तो रिटेलर के पास ज्यादा हर एक तरीके के वैरायटी के सामान होते हैं। इससे टाइम और प्लेस क्या कहता है, कि क्या करता है रिटेलर, क्या करता है या होलसेलर क्या करता है, प्रोडक्ट को स्टोर कर देता है, जिससे क्या होता है कि सही टाइम पे, टाइम यूटिलिटी सही टाइम पे बिकेगा। टाइम यूटिलिटी मतलब सही टाइम पे बिकेगा, प्लेस यूटिलिटी मतलब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कई बार आपको, वो एडवांस अमाउंट दे देता है आपको, तो पैसा मैन्युफैक्चरर पे जल्दी आ जाता है। मैन्युफैक्चरर को कई बार आपको आपको मैन्युफैक्चरर क्या करता है, बल्क में सामान बेचता है, तो एडवांस पैसा आ जाता है, सस्ते में बिकता है। तो उसके बाद अगर बात करें आगे, तो रिस्क शेयरिंग हो जाता है, यानी कि अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो कम से कम स्टोरेज कर लेगा वो अपने आप। मैन्युफैक्चरर तो बेच चुका है ना, तो उसका रिस्क खत्म हो गया। लेकिन अगर उसने मैन्युफैक्चर ने इतने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिए, मान लो 1000 प्रोडक्ट, अब 1000 प्रोडक्ट को बेचना बड़ी सिरदर्दी है मैन्युफैक्चर के लिए, लेकिन इसकी सिरदर्दी किसके ऊपर है? वो आगे इंटरमीडिएट के ऊपर है। तो रिस्क को शेयर कर लिया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को शेयर कर लिया। वरना सारा ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई गड़बड़ होगी, ट्रक में आग लग गई, तो सारा खर्चा मैन्युफैक्चर को झेलना पड़ेगा, वरना तो बीच में उन लोगों को झेलना पड़ेगा। तो रिस्क सारा बोन मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। कुछ अदर फंक्शन होते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे कि कंप्लेंट हैंडल कर सकता है, गाइड करेगा कस्टमर को, वो अल्टीमेट नेगोशिएट करवाएगा प्राइस, वो अल्टीमेट कस्टमर के लिए ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाता है वो। सिंपल से फंक्शन है। लेकिन अगला जो टॉपिक है वो सबसे बेस्ट है, वो है कि कौन सा चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे। जैसे कि अभी हमने समझा ये वाले इतने सारे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 0 लेवल, कौन सा करे डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो चॉइस करने के लिए फॉरेन मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, तो देखो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, कि मार्केट कितनी बड़ी है। अगर मार्केट ऐसी है जो कॉन्सेंट्रेटेड है, छोटी सी है, तो मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट सप्लाई करनी चाहिए, इससे कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बड़ी है तो नहीं भाई, आपको ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको इंटरमीडिएट चाहिए। प्रोबेबल बायर कितने हैं? अगर बायर बहुत ज्यादा है, तो इनडायरेक्ट चैनल जरूरी है। इनडायरेक्ट का मतलब आपको बीच में मिडलमैन चाहिए, डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर है, तो आपको नहीं पता कैसे बेचोगे, बीच में मिडलमैन ज्यादा अच्छे से बेच पाएगी। तो क्या करेगा इंडिया का, जैसे अगर इंडिया से हम सप्लाई कर रहे हैं, तो बीच में मिडलमैन होगा, तो ज्यादा अच्छे से यूएस में बेच पाएगा सामान। ऑर्डर साइज देखना पड़ता है, कई बार फॉरेन नेशन में लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर प्रीफर करते हैं डायरेक्ट सप्लाई पे। अगर लार्ज सप्लाई, लार्ज क्वांटिटी में कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, डायरेक्ट सप्लाई करेंगे उनको, क्योंकि फिर वहां सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्मॉल क्वांटिटी परचेस करना चाहता है, तो वहां पर, क्योंकि ज्यादातर देखोगे जो रिटेलर से सामान खरीदता है कंज्यूमर, तो छोटे छोटे सामान खरीदता है, जैसे 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट ले रहा है। अब 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट मैन्युफैक्चरर सीधा डायरेक्ट थोड़ी बेचेगा। आप ये थोड़े कि फैक्ट्री में जाके खरीदते हो, अच्छा लगेगा आपको? मैन्युफैक्चरर क्या 5 रुपए का बिस्कुट आपको बेचेगा बना के स्पेशल आपके लिए? नहीं। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरर को जब कोई छोटे मोटे सामान खरीदता है, छोटे छोटे अमाउंट के, तो वहां पर फिर रिटेलर को बेचेगा। वो बल्क में सामान बेचेगा पहले होलसेलर को, फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर छोटे मोटे फिर कंज्यूमर के साथ डील करेगा। लेकिन अगर कंज्यूमर लार्ज क्वांटिटी परचेस करना चाहता है, तो ऑर्डर फिर आपको डायरेक्ट चैनल सही रहेगा। प्रोडक्ट का नेचर देखना पड़ता है कई बार आपको, कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है। हैवी इंडस्ट्रियल गुड्स है, मशीनरी वगैरह है, तो डायरेक्ट चैनल बढ़िया है। इनडायरेक्ट में खराब हो जाएगा प्रोडक्ट। अगर अगर कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट है, कंज्यूमर गुड्स है, तो इनडायरेक्ट चैनल बढ़िया, जैसे कि बिस्कुट का पैकेट है, चिप्स है, पेरिशेबिलिटी देखनी पड़ती है, खत्म तो नहीं हो सकता, फ्रूट वेजिटेबल खराब हो जाता है जल्दी से, तो वहां पर क्या करना पड़ता है आपको,
डायरेक्ट चैनल ही सही रहेगा, क्योंकि वहां पर क्या होगा, खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, तो भैया वहां पर इंस्टॉलेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो डायरेक्ट चैनल सबसे बढ़िया है। पर यूनिट कॉस्ट, यानी कि अगर कॉस्टली प्रोडक्ट है तो वहां पर डायरेक्ट चैनल सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप इनडायरेक्ट अडोप्ट करोगे तो ज्यादा महंगा और पड़ जाएगा, जैसे मैंने कभी बताया था पीछे भी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, यानी कि आप बहुत सारी अगर प्रोडक्ट लाइन आपके पास, जैसे कि आप चिप्स भी बेचते हो, आपके बिस्कुट लाइन भी है, आपकी परफ्यूम लाइन भी है, आपके क्लॉथ लाइन भी है, बहुत सारी लाइन है, तो क्या करना चाहिए आपको, तो आपको भैया कंपनी को इनडायरेक्ट चैनल अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट है आपके पास। वहां पर सही रहेगा कि आप लार्ज क्वांटिटी में बेचोगे, क्योंकि आपके जल्दी बिकेगा, वरना अगर कम है प्रोडक्ट लाइन, एक जैसी है वरना, तो आपको डायरेक्ट चैनल अडॉप्ट कर सकते हो, बढ़िया रहेगा। आफ्टर सेल सर्विस देखनी पड़ती है कई बार आपको, है ना। जैसे कई बार होता है आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स सेल्स के बाद भी, जैसे कि आपको कॉन्टेक्ट करने की, आपको रिपेयरिंग करने की, तो भैया वहां पर खर्चा ज्यादा होगा ना, तो डायरेक्ट चैनल बढ़िया है। ऐसे सोचना है बस आपने, कि जहां पर खर्चा ज्यादा हो जाएगा आपको, तो वहां पर डायरेक्ट चैनल सबसे बेहतर होता है, ठीक है। या फिर वहां पर अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो समझाना पड़ेगा उसे, या, तो वहां पर भैया आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट चलना बढ़िया। वेट एंड वॉल्यूम, अब वही चीज होगी ना, अगर बल्कि है, लार्ज साइज का है, तो बढ़िया है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन चाहे डायरेक्ट ही फॉलो करो। अगर लार्ज साइज का है, नहीं है, हैवी गुड्स नहीं है, ह्यूज कॉस्ट आ रही है, तो दिक्कत, लाइट वेट का है तो दिक्कत नहीं है, तो इसलिए आप देखो छोटे मोटे प्रोडक्ट जो होते हैं ना, वो रिटेलर से आप खरीद सकते हो, लेकिन मोटे प्रोडक्ट, तो वहां वहां दिक्कत है। फैक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भी देखना पड़ता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड देखे, तो देखना पड़ेगा उसका फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, पैसा ज्यादा है उसके पास, अगर पैसा ज्यादा है तो डायरेक्ट चैनल सबसे बेस्ट है, ठीक है। लेकिन पैसा नहीं है ज्यादा, तो सबसे बढ़िया क्या है, इनडायरेक्ट चैनल, क्योंकि वहां पर फिर बंदा सही है कि ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर कस्टमर तो ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग एक्सपीरियंस और मैनेजमेंट एक्सपर्टीज कितनी है, अगर आपकी अच्छी खासी है, तो डायरेक्ट चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जल्दी बेच सकते हो फिर कस्टमर को, वरना नहीं, वरना ना करो। आपको अगर आपको कंट्रोल करना चाहते हो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, तो फिर आपको डायरेक्ट ही फॉलो करना पड़ेगा, वरना इनडायरेक्ट करो, है ना। ये सबसे बड़ा है। Amazon से आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो वो एक तरह का इनडायरेक्ट ही है, हालांकि आप देखते हो कि वो भी एक तरह का आपको क्या कर रहा है, Amazon एक इंटरमीडियरी है, मैन्युफैक्चरर से सीधा जल्दी बिकता है। अगर मैन्युफैक्चरर सीधा डायरेक्ट बेचेगा ना आपको, आप नहीं खरीदोगे, आप Amazon से ट्रस्ट से खरीदते हो। मिडल मैन का फैक्टर देखना पड़ता है, अगर ज्यादा मिडल मैन अवेलेबल नहीं है, तो भैया फिर तो आपको डायरेक्ट ही चैनल फॉलो करना पड़ेगा, वरना करो। कॉस्ट फैक्टर देखना पड़ेगा, नहीं मैंने आपको क्या बताया अभी, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो क्या करो, डायरेक्ट चैनल फॉलो करो, है ना। तो ये वो कह रहा है, लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा नहीं है, मतलब इफ द मार्केट इंड में चार्ज वेरी हाई कमीशन, और सेटिंग ऑफ मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज लो, तो भैया डायरेक्ट चैनल सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर आपको इंड में कॉस्ट जो है रीजनेबल रेट्स पे है, और डायरेक्ट आपका जो है खर्चा ज्यादा पड़ रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग का, तो फिर आपको इनडायरेक्ट फॉलो करना पड़ेगा। एटीट्यूड देखना पड़ेगा, अगर उसकी मार्केटिंग पॉलिसी बहुत ही ज्यादा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बहुत ही स्ट्रिक्ट मार्केटिंग पॉलिसी है, तो फिर वो मिडल मैन से लिंक नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ग्लोबल कंपनी अगर बहुत सारी कंडीशन लगा दी मिडल मैन पे, भाई तुम्हें इस मार्केट में सेल करना है, वहां नहीं करना, तो वो नहीं कर पाएगा, फिर डायरेक्ट चैनल करना पड़ेगा फिर आपको। और भी समझना पड़ता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होती है कई बार, कई बार बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी डायरेक्ट चैनल को बैन ही कर देती है। गवर्नमेंट बैन्स अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एजेंट टू चेक मोनोपोली। कई बार मोनोपोली ना क्रिएट कर दो, तो फॉरेन कंपनी क्या करते हैं, कई बार मोनोपोली क्रिएट करती है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी इंडिया में कंपनी है, टपरवेयर, ठीक है, एमवे, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, इनको डायरेक्ट चैनल में बैन कर रखा है कुछ प्रोडक्ट में, पिरामिड जैसे प्रोडक्ट में, ठीक है, या फिर मार्केटिंग मनी सर्कुलेशन प्रोडक्ट में, ऐसे वाले, तो ये बैन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की पॉलिसीज क्या क्या होती है, देखिए, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी होती है, कई बार आप अपलोड करते हो। इसमें क्या करते हो आप, इसमें आप ये करते हो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करते हो, बहुत सारे रिटेल आउटलेट खोलते हो, रिटेल आउटलेट खोलते हो डायरेक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। इससे क्या होता है, सस्ते में प्रोडक्ट बेचा जाता है कस्टमर। एक होता है सेलेक्टिव, आप लिमिटेड नंबर ऑफ होलसेलर रिटेलर को आप बेचते हो, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर को आप ऐसे ही बेचते, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इसी तरीके से बेचा जाता है। एक होता है एक्सक्लूसिव, इसमें आप पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर को ही सारा का सारा सेलिंग राइट देते हो, कि भाई इस एरिया में, जैसे कि आपको एरिया दे दिया, इस एरिया में आपको बेचना है,
इस एरिया का, आपने देख सुना होगा, इस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर एक ही बंदा होता है, कई बार ऐसा भी होता है, और किसी को माल बेचता ही नहीं है कंपनी, सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर को। जैसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यही डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी फॉलो करती है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, वो बेचेगा सारा रिटेलर को सामान, ऐसा होता है। एक होता है कंसाइनी या ब्रोकर के थ्रू बेचना। क्या कहते हैं, गुड्स कई बार डिस्पैच करते हैं हम, कई बार एजेंट को या कंसाइनी को, जो कि गुड्स का टाइटल अपने पास रखता है। गुड्स का टाइटल तो प्रोड्यूसर के पास ही रहता है, कंसाइनर के पास, लेकिन कंसाइनी क्या करता है, कमीशन खाता है उससे, और कमीशन खाने के बाद वो सेल करवाता है हमारे कहने पे, फिर जाके वो कंसाइनर पैसे कमाता है। तो कंसाइनर बहुत बढ़िया तरीका होता है सेल करवाने का। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फोकस। इनडायरेक्ट होता है जिसमें आप इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करते हो, मतलब कि बहुत सारे मर्चेंट्स, एक्सपोर्ट हाउसेस के थ्रू आप करवाते हो सेल। ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, अपना टाइटल ऑफ गुड्स मर्चेंट हाउसेस को दे देते हैं, तो मर्चेंट हाउसेस आगे जाके कस्टमर को बेचते हैं। तो देखो ये इनडायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं ऐसे। मैन्युफैक्चर क्या करेगा, एक्सपोर्ट हाउसेज या मर्चेंट एक्सपोर्टर को बेच देगा, या फिर बहुत सारे विजिटिंग फॉरेन बायर होते हैं जो बाहर के कस्टमर आते हैं इंडिया में, उनके साथ डील कर लेते हैं हम, तो वो आगे क्या करते हैं, फिर आगे जाके वो बेचते हैं। तो इसलिए वो आगे बेचेंगे फिर होलसेलर को, फिर होलसेल आगे रिटेलर को बेचेगा, फिर कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से कई बार क्या होता है, ग्लोबल मैन्युफैक्चर डायरेक्ट चैनल फॉलो नहीं कर पाता, जैसे हमने पीछे समझा। इसलिए वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे इनडायरेक्ट चैनल पर रिलाई होना पड़ता है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर अगर एंट्री करना चाहते हैं न्यू नेशन में, वो क्या करते हैं, वो यही इंटरमीडिएट चैनल को फॉलो करते हैं, जो कि आपको सामने दिख रहा है। एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं बहुत सारे, उनका काम होता है कि एक्सपोर्ट करवाना आपके बोलो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट हाउसेज आगे बेचते हैं फॉरेन मार्केट में, फिर हम किसको बेचते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज को, वो आगे बेचेंगे, और ये बेचते हैं अपने ब्रांड नेम पे। वो अपने ब्रांड नेम बेचेंगे, अपना रिस्क खुद लेके सारा, आपका ब्रांड नेम हट जाएगा फिर, आपने बेच दिया, अब आगे बेचते रहेंगे, आपका ब्रांड नेम ही नहीं आएगा, उसका ब्रांड नेम आएगा फिर। ये दिक्कत होती है इसमें बस। उम्मीद करता हूँ चाहे आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।